प्रतिबिंब आशा और निराशा सिक्के के दो पहलू हैं। आशा है तो हौसले हैं, हौसले हैं तो उम्मीद है तो सफलता है। जबकि इसके विपरीत निराशा है तो कुछ भी नहीं है, न हौसले, न उम्मीद और न ही सफलता। निराशा आखिर क्या है? निराशा एक मनोदशा है जो काम के प्रति अरुचि को दर्शाती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और निराश व्यक्ति उदास, दुखी, बेबस, चिड़चिड़ा और बेचैन हो जाता है। जिस तरह हर अंधेरी रात के बाद उजली सुबह होती है, उसी तरह निराशा के पार आशा की किरण है। इसीलिए निराश ना हो, बुरे दौर के बाद अच्छा समय भी निश्चित ही आएगा। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। और सबसे पहले नजर डालते हैं हेलो इंडिया में हाइलाइट्स पर और जानते हैं क्या है हेलो इंडिया में खास। हेलो इंडिया में नजर डालेंगे क्वाड शिखर सम्मेलन पर। जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों बताया क्वाड शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण। इसके अलावा नजर डालेंगे देश और राज्यों से जुड़ी अहम खबरों पर। और साथ ही जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो जुड़िए रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों के साथ। जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड के महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का भी क्वाड की बैठक में पहुंचने पर स्वागत किया गया। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बाद उत्पन्न हुई वैश्विक चुनौतियों के कारण क्वाड की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। ये बैठक जैसे ही प्रारंभ हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ओपनिंग रिमार्क दिया। योर एक्सेलेंसीज, प्रधानमंत्री किशिदा, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी और राष्ट्रपति बाइडेन। प्रधानमंत्री किशिदा, आपके शानदार आतिथ्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक्सेलेंसीज, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह क्वाड के नेताओं की आज बैठक हो रही है।
बैठक में मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से दीर्घकालिक रणनीतिक आधार तैयार करने और यूक्रेन पर रूस के हमले जैसे मुद्दों के केंद्र में रहने की उम्मीद है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज पारस्परिक हित के क्षेत्र के विकास और वैश्विक मुद्दे के बारे में विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। वहीं बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी भाषा के एक अग्रणी अखबार में सोमवार को एक लेख लिखा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में योगदान दे रहे हैं, जहां सुरक्षित समुद्र हो, व्यापार तथा निवेश की अनुकूलताएं हो, जहां संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन भी करता हो। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज ए.के. विश्वेश की अदालत ने सोमवार को इस बात को लेकर अपना फैसला मंगलवार यानी आज तक के लिए सुरक्षित रखा कि किस मामले पर पहले सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में दोनों पक्षों की ओर से कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी, जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश की अदालत इस पर आज फैसला सुनाएगी। हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया है कि आयोग की कार्रवाई पहले हुई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को निशाना बनाने के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजों के खिलाफ आरोप लगाना आजकल एक नया फैशन बन गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रचलित है। शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणी उस मामले में की जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें एक वकील को अवमानना का दोषी पाया गया और उसे 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने जेल की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि वकील कानून से ऊपर नहीं। देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए काम करने वाली अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और 6 केंद्रीय मंत्री सदस्य हैं। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार 10 केंद्रीय मंत्री अंतर्राज्यीय परिषद में स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का भी पुनर्गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष हैं, जबकि विधानसभा वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को परिषद का सदस्य बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को बढ़ती मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए जून की शुरुआत में मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत रूप से एक और वृद्धि का संकेत दिया है। खुदरा महंगाई दर पिछले 4 महीने से काफी बढ़ी हुई है। केंद्रीय बैंक के संतोषजनक स्तर तक इसको पहुंचाने के लिए ये संभवतः पहल होने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को संकेत दिया कि जातीय जनगणना को लेकर बहुप्रतीक्षित सर्वदलीय बैठक इस सप्ताह के अंत में हो सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 तारीख को लेकर अनेक दलों से बातचीत हुई है। अभी सभी दलों की सहमति नहीं मिली है। सभी की सहमति आने के बाद ही बैठक होगी। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग शुरू से ही जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। बिहार विधानसभा ने इसको लेकर 2 बार प्रस्ताव पारित किया है। एशिया कप 2022 के पूल ए के अपने पहले मैच में भारतीय टीम ने आखिरी मिनट में गोल खाकर पाकिस्तान के खिलाफ मैच 1-1 से ड्रॉ पर खत्म किया। भारत ने 9वें मिनट में कार्ति सेल्वम के गोल की मदद से बढ़त बना ली थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए अब्दुल राणा ने 59वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर बराबरी का गोल दाग दिया गया। आज भारत का सामना जापान से होगा। और अब खबरें राज्यों से। देश की राजधानी दिल्ली को नया उपराज्यपाल मिल गया है। विनय कुमार सक्सेना को केंद्र सरकार ने नया एलजी बनाया है। राष्ट्रीय खादी विकास एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार को यह जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले अनिल बैजल यहां के उपराज्यपाल थे और भारत सरकार ने अनिल बैजल के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है।
उत्तराखंड में तेज हवाओं, भारी बारिश और बर्फबारी के बीच केदारनाथ की 4 धाम यात्रा सोमवार को रोक दी गई, जबकि गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ की यात्रा हमेशा की तरह जारी रही। हेमकुंड साहिब यात्रा रविवार को शुरू हुई, जिसमें 5000 तीर्थयात्रियों को रोजाना मंदिर जाने की अनुमति दी गई। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष NS बिंद्रा ने कहा कि जिस दिन मंदिर के कपाट खोले गए उस दिन हेमकुंड साहिब में हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन इससे यात्रा प्रभावित नहीं हुई। केरल पुलिस ने अल्पपुझा में PFI की रैली के दौरान एक नाबालिग लड़के द्वारा कथित भड़काऊ नारेबाजी करने का वीडियो सामने आने के बाद सोमवार को मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। सोशल मीडिया पर PFI द्वारा 21 मई को सेव द रिपब्लिक रैली का एक वीडियो सामने आया था। रैली के दौरान एक लड़का एक व्यक्ति को कंधे पर बैठाकर ये कथित भड़काऊ नारेबाजी करवा रहा था। दिल्ली वासियों को चिलचिलाती गर्मी में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों में सफर का मौका मिलेगा। आज से 150 ई-बस सेवा की शुरुआत होगी। पहले चरण में मुंडेला कलां और रोहिणी सेक्टर 37 डिपो से अलग अलग मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही राजघाट 2 डिपो सहित ई-बसों के लिए तैयार 3 डिपो से बसों के परिचालन की शुरुआत होगी। केंद्र सरकार के लापता कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन नियमों में ढील दी गई है। विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सेवारत सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। नए नियम के मुताबिक उन सभी मामलों में जहां NPS कवर किया गया है, अगर सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है तो परिवार पेंशन का लाभ लापता सरकारी कर्मचारी के परिवार को तुरंत भुगतान किया जाएगा। और यदि कर्मचारी को फिर से उपस्थिति मिलती है और सेवा फिर से शुरू करता है तो उसके लापता होने की अवधि के बीच परिवार पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि को उसके वेतन से काट लिया जाएगा। मुंबई से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी ने शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने अपनी याचिका में कहा है कि 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाना चाहिए। संजय राउत ने मेधा किरीट पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भर्तियों में साक्षात्कार प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 44 सेवा नियमों में संशोधन करते हुए साक्षात्कार को पूर्णतः समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इन सेवा नियमों के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए आयोग बोर्ड नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से की जाने वाली भर्तियों में अब अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। ओडिशा के बरहामपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी शिबानी दास को 2021 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के लिए चुना गया है। खासतौर से कोविड महामारी के दौरान उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक समारोह में उन्हें ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली NCR में मौसम ने अंगड़ाई ली है। दिल्ली में सोमवार की सुबह आंधी और बारिश की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज भी कहीं कहीं दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी में बारिश हो रही है। असम में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं। बाढ़ से 29 जिलों के 7,20,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। नगांव सैलाब की वजह से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ करीब 3.5 लाख लोग संकट में हैं। इसके बाद कछार में 2,20,000 और होजाई में 58,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इसके अलावा बारपेटा, विश्वनाथ, कछार, दरांग, ग्वालपारा सहित कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ और भूस्खलन से सड़क और रेल संपर्क टूट गया है। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। रूस ने दोनबास समेत पूर्वी यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं। उसने दोनबास क्षेत्र में अपना विस्तार करने के लिए तोप और मिसाइल हमले बढ़ाए हैं।
इस बीच यूक्रेन ने रूसी युद्ध को देखते हुए मार्शल लॉ को 3 महीने बढ़ाकर 23 अगस्त तक कर दिया। पोलैंड के राष्ट्रपति ने कीव पहुंचकर यूरोपीय संघ में उसके शामिल होने की इच्छा का समर्थन किया है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सभी रूसी बैंक्स पर प्रतिबंध, रूसी तेल के आयात पर रोक और रूस से सभी तरह का व्यापार रोकने समेत रूस पर अधिकतम प्रतिबंध लगाए जाने की अपील की है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 को वीडियो लिंक से संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि ये ऐसा क्षण है जब ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या एक बर्बर ताकत विश्व को शासित कर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप जरूर करेगा। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमला करने के बाद स्वशासित द्वीप की रक्षा करने का दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ताइवान के खिलाफ चीन के बल प्रयोग का कदम न केवल अनुचित होगा बल्कि ये पूरे क्षेत्र को विस्थापित कर देगा और यूक्रेन में की गई कार्रवाई के समान होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद चीन ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। गूगल, फेसबुक सहित बड़ी टेक कंपनियों के विज्ञापन कारोबार को तोड़ने के लिए अमेरिकी सांसदों ने सीनेट में नया विधेयक रखा है। ये कानून बना तो कई प्रकार के डिजिटल विज्ञापन देने के लिए एक्सचेंज चला रही और सालाना 2000 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 1.55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई कर रही टेक कंपनी को अपना कारोबार कई कंपनियों में तोड़ना पड़ सकता है। फिलीपींस में 130 से अधिक लोगों को उत्तर पूर्वी प्रांत क्वेजोन ले जा रही एक नौका में सोमवार सुबह आग लगने के कारण 7 लोगों की मौत हो गई। तटरक्षक बल ने बताया कि ज्यादातर यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया है। इस हादसे में 4 लोग लापता हो गए हैं। 134 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से ज्यादातर को आग लगने के कारण पानी में कूदना पड़ा। हालांकि इलाके में तैनात जहाजों ने उन्हें बचा लिया। तटरक्षक बल के मुताबिक नौका के मलबे को तट पर लाया गया। तस्वीरों में नौका से आग की लपटें और धुआं उठता नजर आ रहा है। और नजर डाल लेते हैं आज की गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में आज क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। वो आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और जापान इंडिया एसोसिएशन के चेयरमैन के साथ भी बैठक करने वाले हैं। आज की अन्य गतिविधियों की बात करें तो जकार्ता में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत का मुकाबला जापान से होगा। प्रतिबिंब, ये तो आपने बताया कि प्रधानमंत्री का आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है जापान में, लेकिन अगर कल के कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री ने जापान यात्रा के पहले दिन के मुख्य कार्यक्रमों का एक वीडियो ट्विटर पर साझा किया है। और हम बताते कि इस वीडियो में भारतीय समुदाय द्वारा गर्मजोशी से पीएम का स्वागत, व्यापारिक नेताओं के साथ उनकी बैठक, IPEF का शुभारंभ और एक वाइब्रेंट कम्युनिटी प्रोग्राम की शानदार झलक भी है। तो चलते चलते आपको दिखाते हैं ये खास वीडियो। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। बने रहिए हमारे साथ। इस बार जब मैं जापान आया हूं तो हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों को 70 साल होने जा रहे हैं। 7 दशक। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जापान में आपका बहुत स्वागत है। Prime Minister Modi is committed for the success of India. The reforms of Prime Minister Modi are undescribable, which are changing whole of India into a very modern landscape. इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। भारत में हो रहे बदलावों में एक और खास बात, हमने भारत में
एक स्ट्रांग और रेजिलिएंट रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी की पहचान बनाई। सनसेट टीवी के कार्यक्रम लोकतंत्र मेरी ताकत का असर देश की पंचायतों में एक दूसरे के बेहतर और विकासोन्मुख कामों को देखकर प्रेरणा ले रही हैं पंचायतें। मजबूत हो रहा है देश का लोकतंत्र, प्रभावी हो रही हैं पंचायतें और इसका नेतृत्व कर रही महिलाएं। देखिए लोकतंत्र मेरी ताकत महाराष्ट्र के नाशिक के पिंपलगांव बसवंत पंचायत से मंगलवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सनसेट टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो इंडिया में। प्रतिबिंब, अब हम क्या खास दिखाने वाले हैं हमारे दर्शकों को? जी हाँ, पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि 24 मई के दिन से जुड़ा इतिहास क्या है। 24 मई वर्ष 1896 में करतार सिंह सराभा का जन्म पंजाब के सराभा गांव में हुआ। वे एक महान क्रांतिकारी थे। 16 साल की उम्र में करतार सिंह अमेरिका चले गए। अपनी पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई और वो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के सदस्य बन गए। इस संगठन का मकसद था अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह। तलवार से पहले कलम को हथियार बनाया गया। संगठन के विचारों को दुनिया भर में फैलाने के लिए एक पत्रिका निकाली गई। इसका नाम था गदर पत्रिका। गदर को अधिक से अधिक प्रचारित करने के लिए इसे गुरुमुखी, गुजराती, बंगाली, पश्तो समेत कई भाषाओं में छापा गया। गदर के पंजाबी संस्करण के लिए करतार सिंह ने जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और गदर पत्रिका के प्रचार प्रसार में लग गए। गदर पत्रिका इतनी लोकप्रिय हुई कि इसके नाम पर एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम गदर पार्टी रखा गया। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होते ही करतार सिंह भारत आए और रास बिहारी बोस के साथ मिलकर क्रांति का प्रचार करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हथियार और बम एकत्र करना शुरू कर दिया। फरवरी 1915 से अंबाला कैंट से 1857 की तर्ज पर विद्रोह करने की तैयारी की गई, लेकिन अंग्रेजों को इसकी सूचना मिलते ही करतार सिंह और उनके साथी पकड़े गए। करतार सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों पर मुकदमा चला और अंत में 16 नवंबर 1915 को करतार सिंह सराभा को उनके अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ लाहौर जेल में फांसी दी गई। शालिनी, वैसे तो हमारे आसपास बहुत से पार्क होते हैं, तुम भी बचपन में भी पार्क गई होगी, अभी भी जाती होगी। बिल्कुल। लेकिन स्पेशल चाइल्ड्स के लिए पार्कों की बहुत कमी है और हमेशा से ही खेलने का उनको डेडिकेटेड कोई स्थान नहीं दिया जाता। ये बड़ी विडंबना है। लेकिन प्रतिबिंब, ऐसा सब जगह नहीं है, क्योंकि ओडिशा के भुवनेश्वर में स्पेशल बच्चों के लिए एक सेंसरी पार्क बनाया गया है। अच्छा। इसे देश का पहला संवेदी पार्क कहा जा रहा है प्रतिबिंब, और इसकी खासियत है यहाँ के सेंसर युक्त उपकरण। जी हाँ, इन उपकरणों से सजा विशेष पार्क सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए है। आपको दिखाते हैं ओडिशा का संवेदी पार्क और बताते हैं इसकी खासियत। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में दिव्यांगों के लिए सेंसरी पार्क बनाया गया है। ये पार्क भुवनेश्वर के शहीद नगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। इस पार्क में आने वाले दिव्यांग खूब एंजॉय कर रहे हैं। इनके चेहरों पर फैली मुस्कान तो देखिए। इस पार्क से श्रवण और दृष्टि दोष वाले बच्चों को विशेष लाभ होगा। पार्क में इथाइलिन प्रोपिलीन डायन मोनोमर फर्श के साथ स्पर्श पथ भी है। बच्चों की सवारी के लिए व्हीलचेयर स्विंग, 2 सीटर स्विंग, बकेट स्विंग, मल्टीलाइन स्विंग, सिंगल सीटर स्प्रिंग राइडर, म्यूजिकल पोल, साउंड प्ले, ड्रम ट्रैक, म्यूजिकल पैनल, साउंड प्ले टेबल और शोल्डर बिल्डर जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इतना ही नहीं, इस पार्क में बच्चों के लिए पीने के पानी और शौचालय की भी सुविधा है। हर तरह की जो सिस्टम है इसमें वो लोग खेल सकते हैं। इसमें थेरापी भी ले सकते हैं, म्यूजिक थेरापी, और जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं, जो ऑटिस्टिक लोग होते हैं, जैसे जो ओल्ड एज लोग होते हैं, पार्किंसन हैं, या ये लोग भी यहाँ मज़ा उठा सकते हैं। और वो जो ओपन एयर थेरापी है उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो उनके लिए जैसे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हुआ है वो भी डिसेबल फ्रेंडली है। वहाँ का जो टॉयलेट है वो भी डिसेबल
ट्रबल फ्रेंडली हैं, तो ये लोगों के लिए कोई विपद नहीं है, कोई डेंजर नहीं है उनके लाइफ के ऊपर। वहाँ मस्ती कर सकते हैं वो लोग, और जो पहले सोचते थे कहाँ जाएं घूमने के लिए, कहाँ खेलें, तो ये जो उनका फैमिली जो पेरेंट्स होते हैं वो हर टाइम सोचते रहते थे। तो आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है दिव्यांगजनों के लिए, जो पेरेंट्स हैं दिव्यांग बच्चों का, वो भी आ सकते हैं यहाँ और उसका भरपूर फायदा ले सकते हैं। बहुत भल लगा, झूला झूला खेल गया एवं गीत गाया, ये बाज बजा, सब घुर गया, इसको सब आपका भल लगा। यहाँ आने वाले दिव्यांगों की न केवल ओपन एयर थेरेपी हो सकेगी, बल्कि कई तरह की गतिविधियों में शामिल होकर ये अपना मनोरंजन भी कर सकेंगे। ये पार्क देश में अपनी तरह का पहला पार्क है। इसे 1368 वर्ग मीटर में विकसित किया गया है। प्रतिबिंब। और अब बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। शाम 7 बजे मुद्दा आपका, 7:30 बजे लोकतंत्र मेरी ताकत। रात 8 बजे आप देख सकते हैं समसामयिक खबरों पर आधारित हमारा कार्यक्रम आज की खबर। रात 8:30 बजे आप देख सकते हैं कार्यक्रम पर्सपेक्टिव। और रात 9 बजे देखना ना भूले हमारा अंग्रेजी बुलेटिन द न्यूज। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जापान यात्रा पर है। क्वाड सम्मेलन चल रहा है, उस पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और दिन भर जो तमाम कार्यक्रम प्रधानमंत्री के होने वाले हैं, जिसमें आज अमेरिकी राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात होने वाली है, उस पर भी संसद टीवी लगातार नजर बनाए रखेगा और आप तक हर अपडेट पहुंचाता रहेगा। और इसके अलावा ये सारी अपडेट्स आपको संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हेलो इंडिया में जो भी आप देखते हैं, पॉजिटिव स्टोरी, न्यूज़ यू कैन यूज़ या आज का इतिहास, ये सब कुछ आप संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। और इसे यूट्यूब पर देखना ना भूलें, फेसबुक पर भी आपको इसकी झलक मिल सकती है। साथ ही संसद टीवी को ट्विटर और इंस्टा पर भी ये सब उपलब्ध है और आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी भेज सकते हैं। हाँ, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा क्योंकि हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। फिलहाल मुझे और प्रतिबिंब को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।